हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं द गिफ्ट्स ऑफ गॉड या द पुले। दोनों एक ही नाम है, एक ही पोइम के दो नाम है और राइटर हैं जॉर्ज हर्बर्ट। ओके, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर लेसन पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले पोइम का। द पुले बाय जॉर्ज हर्बर्ट इज़ ए 4 स्टेंजा पोइम, यानी इस पोइम में 4 स्टेंजा हैं, 4 पद हैं। इज सेपरेटेड इनटू सेट्स ऑफ 5 लाइन्स, और वो जो स्टेंजा है कितनी लाइन के हैं? 5 लाइन, यानी 5 लाइन का एक स्टेंजा है और 4 स्टेंजा है, तो टोटल 20 लाइन्स इस पोइम में हमें मिलेगी। और क्विंटेन्स, तो 5 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हम बोलते हैं क्विंटेन। ईच ऑफ दीज क्विंटेन्स फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड राइम स्कीम, तो इसकी राइम स्कीम भी फिक्स है हर स्टेंजा की। क्या है? दे कन्फॉर्म टू ए पैटर्न ऑफ ए बी ए, यानी राइम स्कीम का पैटर्न है ए बी ए। ऑल्टरनेटिंग एंड साउंड्स एज द पोइट सॉफ इट। आगे इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ये समरी है थोड़ी सी, इसकी इंट्रोडक्शन टाइप ही है। द पुले बाय जॉर्ज हर्बर्ट स्पीक्स ऑन वन पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन क्रिएशन स्टोरी इन विच गॉड चूज टू एम्ब्यू ह्यूमैनिटी विद ब्लेसिंग्स। तो ये जो पुले है जॉर्ज हर्बर्ट इसमें बोलते हैं, स्पीक करते हैं ऑन वन पार्ट, एक तरफ, क्रिश्चियन क्रिएशन स्टोरी, यानी क्रिश्चियन धर्म के अनुसार जिस तरह से क्रिएशन हुआ वर्ल्ड का, उस स्टोरी को बैकग्राउंड में रख करके चलते हैं, जिसमें गॉड चूज़ करते हैं, भगवान चुनते हैं, टू एम्ब्यू ह्यूमैनिटी विद ब्लेसिंग, कि ह्यूमैनिटी को ब्लेसिंग क्या है, कैसे एम्ब्यू करनी है, यानी प्रदान करनी है, यानी कौन कौन से गुण जो है मानवता को देने हैं। तो भगवान इसमें चुन रहे हैं कि मानव को कौन कौन से गुण दिए जाएं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दी जाएं, कौन कौन से वरदान दिए जाएं। दूसरा पॉइंट है द पोइम बिगिंस विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट ही इज़ रीटेलिंग द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। तो ये जो पोइम की शुरुआत होती है उसमें स्पीकर ये स्टेट करता है, ये बोलता है कि वो जो रिक्रिएशन की स्टोरी है उसको रीटेल कर रहा है, यानी पुनः बता रहा है। ही इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द पार्ट वेयर गॉड गिव्स ह्यूमन काइंड नॉलेज। तो वो उस स्टोरी के उस पार्ट में इंटरेस्ट रखता है जहाँ पर भगवान ह्यूमन काइंड को, यानी मानवता को नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, विजडम यानी बुद्धि देते हैं, सुंदरता यानी ब्यूटी देते हैं, और स्ट्रेंथ यानी ताकत देते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे गुण हैं, ये इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, यानी मानवता के अस्तित्व के। दैट फ्लोड ईजिली फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन काइंड, और ये जो सारे जो गुण हैं ये भगवान से मिले हैं, ह्यूमन काइंड को भगवान ने ये प्रदान किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देयर इज़ वन ब्लेसिंग दैट गॉड डिड नॉट लेट आउट ऑफ हिज कप। तो एक ब्लेसिंग थी, एक वरदान था जो भगवान ने अपने कप में से, यानी अपने बर्तन में से नहीं दिया ह्यूमैनिटी को। और वो कौन सा वरदान है? ये रेस्ट, यानी आराम। रेस्ट नहीं दिया, चैन नहीं दिया। ही चोज टू विद होल्ड एन इन्नेट एबिलिटी टू रेस्ट फ्रॉम ह्यूमन काइंड। तो उन्होंने चुना, ही चोज, क्या चुना? विद होल्ड करने का, यानी रोके रखने का, प्रदान न करने का। एन इन्नेट एबिलिटी टू रेस्ट, ये जो जन्मजात जो गुण होता है रेस्ट करने का, वो भगवान ने हमें दिया नहीं। भगवान ने ये चुना कि इसको विद होल्ड करना है, इसको अपने पास ही रखना है, फ्रॉम ह्यूमैनिटी इन ऑर्डर टू कीप हिज क्रिएशन क्लोज टू हिम। और भगवान ने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो अपने क्रिएशन को, अपने बच्चों को, अपनी जो रचना की है इसको, ह्यूमैनिटी को अपने पास रख सके, अपने करीब रख सके। ह्यूमैनिटी भगवान को कभी भूले नहीं, भगवान के क्लोज रहे, इसीलिए भगवान ने हमें रेस्ट नहीं दिया। When one gets weary, they turn to God। जब कोई आदमी, वन का मतलब है कोई इंसान, गेट्स weary, थक जाता है, weary का मतलब होता है थक जाना, परेशान हो जाता है, दे टर्न टू गॉड, फिर वो कहाँ आते हैं? भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की ओर टर्न करते हैं। और दैट इज हिज रीजनिंग। हर्बर्ट्स स्पीकर स्टेट्स दैट गॉड डिड नॉट वॉन्ट ह्यूमैनिटी टू लव नेचर मोर देन दे लव द गॉड ऑफ नेचर। तो इसका जो सार यही है कि हर्बर्ट जो है उसका स्पीकर, हर्बर्ट बोल रहा है या कोई एक स्पीकर बोल रहा है तो विचार हर्बर्ट के ही, वो ये बोलता है
कि गॉड ये नहीं चाहते थे कि ह्यूमैनिटी है वो नेचर को ज़्यादा प्यार करने लग जाए, क्योंकि अगर उसको सब कुछ दे दिया तो वो भगवान को कभी याद ही नहीं करेगा। ह्यूमैनिटी, मानवता कभी भगवान को याद नहीं करेगी और वो उस नेचर की तारीफ़ करने लग जाएंगे, बजाय कि द गॉड ऑफ नेचर उसकी तारीफ़ करने की, कि नेचर का जो गॉड है, भगवान है जो हमारा सर्वशक्तिमान है, उसकी जो आराधना, उसकी जो उसको जो याद करने का जो है उनका गुण, वो ख़त्म हो जाएगा अगर सब कुछ दे दिया तो कोई तो एक चीज़ रखे भगवान जिसकी वजह से इंसान भगवान को याद रखेगा। ओके, तो अब अपने पोएम शुरू करते हैं। स्टेंजा 1, ये 5 लाइनें हैं पहले स्टेंजा की, पढ़ लेते हैं। व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, जब भगवान ने शुरू में आदमी को बनाया, फर्स्ट मेड यानी बनाया। हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स स्टैंडिंग बाय, तो उसके पास, भगवान के पास एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग था, यानी आशीर्वाद या वरदानों से भरा हुआ एक ग्लास था, उसकी साइड में था भगवान की। लेट अस, सैड ही, तब भगवान ने कहा, लेट अस, आओ, पावर ऑन हिम ऑल वी कैन। पावर का मतलब होता है उड़ेल देना, कि मानवता पे हम सब कुछ उड़ेल दें जो हम कर सकते हैं। वी कैन मतलब जितना कुछ कर सकते हैं मानवता को, वो ब्लेसिंग्स जो हैं उड़ेल देते हैं उस पर, यानी उसको दे देते हैं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेज विच डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन, कि वर्ल्ड के जो रिचेज हैं, वर्ल्ड के जितने भी ऐशो आराम हैं, वो सारे जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, डिस्पर्स्ड लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ देना, इकट्ठा कर देना। तो भगवान ने जब आदमी को बनाया तो उसके पास में एक ग्लास रखा हुआ था जिसके अंदर ब्लेसिंग्स थी। तब उसने बनाते वक्त कहा कि आओ, हम ये जो सारे गुण हैं, सारे वर्ल्ड की जो जितनी भी धन संपदा है या ऐशो आराम है, सुख समृद्धि है, वो सारे एक जगह इकट्ठे कर देते हैं। एक जगह इकट्ठे कहाँ कर देते हैं? मानवता के अंदर। तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस मैंने लिखा है, आपके ये काम आएगा एग्जाम्स में। जब आप क्रिटिकल एप्रिशिएशन करोगे या इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इसकी थीम पता होनी चाहिए। समझाने से आपको याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने ये नोट्स लिख दिए हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द स्पीकर इज एबल टू डिस्क्राइब वट गॉड वॉज थिंकिंग एंड फीलिंग व्हेन ही डिसाइडेड टू मेक ह्यूमैनिटी। तो जो स्पीकर है इस पोइम का, वो इस बात में समर्थ है, एबल है डिस्क्राइब करने में, वर्णन करने में, कि गॉड जो है क्या सोच रहा था और क्या फील कर रहा था जब उसने डिसाइड किया ह्यूमैनिटी को बनाने का। गॉड सो, भगवान ने देखा, व्हाट ही हैड मेड एंड डिसाइडेड टू पोर ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन ह्यूमन काइंड। तो भगवान ने देखा कि उसने क्या बनाया है और फिर डिसाइड किया कि ये जो ग्लास ऑफ ब्लेसिंग है, ये जो वरदानों से भरा हुआ जो ग्लास है, इसको ह्यूमन काइंड पर यानी मानवता पर उड़ेल देते हैं, यानी मानवता को ये जो वरदान है ये दे देते हैं। दीज ब्लेसिंग्स वर जस्ट स्टैंडिंग बाय इन ए कप, और ये जो सारे वरदान थे एक कप में, उसकी साइड में पड़े थे, वेटिंग टू बी यूज्ड, और उनको यूज़ किया जाना था। अब आते हैं स्टेंजा 2 पे, और स्टेंजा 2 में क्या है? सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड ए वे, तो सबसे पहली कौन सी ब्लेसिंग दी? भगवान ने स्ट्रेंथ दी, सबसे पहला नंबर आया स्ट्रेंथ का यानी ताकत का। देन ब्यूटी फ्लोड, उसके बाद किसका नंबर आया? सुंदरता का। देन विजडम, फिर आया बुद्धिमत्ता, फिर आया ऑनर यानी सम्मान, फिर आया प्लेजर यानी आनंद। तो ये एक एक करके सारी ब्लेसिंग्स उसने मानवता को देनी शुरू कर दी। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वाज आउट, जब लगभग सारी ब्लेसिंग्स आउट हो गई थी यानी ख़त्म होने वाली थी, गॉड मेड ए स्टे, तो भगवान एकदम रुक गए। स्टे का मतलब रुक गए। परसीविंग, यह देखते हुए, दैट कि अलोन ऑफ ऑल इज ट्रेजर्स, कि उसके जितने भी ट्रेजर थे, उसके ट्रेजर्स में से जो सारे जो ट्रेजर्स थे, उसके सारी जो संपत्ति थी ब्लेसिंग्स की, रेस्ट इन द बॉटम ले, तो उसके बॉटम में रेस्ट पड़ा था, लास्ट में, यानी जब उसने कप उड़ेल दिया तो एक ब्लेसिंग ग्लास के बॉटम में रह गई, और वो ब्लेसिंग थी रेस्ट की, यानी चैन की, आराम की, सुकून की। वो ब्लेसिंग उसने ह्यूमैनिटी को नहीं दी, वो रह गई थी। उन्होंने देखा कि लास्ट में ये पड़ी है। अब इसका थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ ब्लेसिंग इन द पुले दैट कम्स टू ह्यूमैनिटी वाज स्ट्रेंथ, तो ये द पुले इस पोइम का दूसरा शीर्षक है। तो पुले होता है ये अपने गिरनी जिसको बोलते हैं,
कुएं में से जब हम पानी निकालते हैं तो एक गिरनी लगी होती है, उसकी सहायता से बाल्टी जो है वो आसानी से हम खींच सकते हैं रस्सी की मदद से। तो ये इसका शीर्षक है, इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे अपने। दैट कम्स टू ह्यूमैनिटी वाज स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ आई। इट मेड ए वे, नेक्स्ट केम ब्यूटी, इट वाज सून फॉलोड बाय विजडम, ऑनर एंड लास्टली प्लेजर। तो ये हमने पढ़ लिया उसमें कि एक एक करके ये आए। दीज आर ऑल इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये सारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के यानी मानवीय अनुभव के इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं आदमी की ज़िंदगी में। देयर इज़ वन मोर एलिमेंट थ्रू दैट इन दिस रीटेलिंग ऑफ क्रिएशन हर्बर्ट स्पीकर चोज नॉट टू इंक्लूड, दैट वाज रेस्ट। तो एक और चीज़ रह गई थी जो कि इतनी ही इम्पोर्टेंट थी, परंतु वो भगवान ने हमें देनी नहीं चाहिए, वो थी रेस्ट। रेस्ट एज ए ब्लेसिंग इक्वल टू ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ इज़ इंटरेस्टिंग। तो रेस्ट जो है ब्यूटी और स्ट्रेंथ के इक्वल की ब्लेसिंग है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वन माइट इमीडिएटली थिंक ऑफ एज ए फीचर ऑफ लाइफ दैट कैन गिव और ग्रांटेड, बट इन दिस नैरेटिव इट इज़ द ट्रेजर दैट रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ गॉड्स कप। परंतु ये जो ट्रेजर, ये जो ब्लेसिंग थी, भगवान का जो कप था वो ब्लेसिंग्स का, उसमें बिल्कुल लास्ट में थी। और इसके बारे में कोई भी व्यक्ति इतना सोचता नहीं है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, परंतु रेस्ट के बिना सारी चीज़ें बेकार हैं। ओके, यही इस लाइन का पूरा सार था। ही चूजेज नॉट टू गिव इट टू ह्यूमैनिटी। तो भगवान ने यह चुना, ही चूजेज, वो चुनते हैं कि यह ह्यूमैनिटी को नहीं देना है। हिज रीजनिंग बिहाइंड दिस चॉइस इज कंटेन्ड विद इन द नेक्स्ट टू स्टेंजाज। और उसने क्यों नहीं दिया, ये आगे वाले 2 स्टेंजा के अंदर इसका बताया हुआ है। चलते हैं स्टेंजा 3 में। फॉर इफ़ आई शुड, सैड ही, भगवान ने कहा आगे, सैड ही यानी भगवान ने कहा, फॉर इफ़ आई शुड बेस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, कि अगर यह जुल, यह जो गहना है, रेस्ट रूपी जो गहना है, अगर मैं अपने क्रीचर, अपने प्राणियों को बेस्टो कर देता हूँ, प्रदान कर देता हूँ, ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। तो फिर उसको मेरी याद कभी आएगी नहीं, वो फिर मेरे गिफ्ट को ही अडोर करता रहेगा। अडोर करने का मतलब है तारीफ़ करना, यानी अगर सब कुछ ही दे दिया तो मुझे याद क्यों करेगा फिर कोई, फिर तो वो बस उन गिफ्ट्स की ही प्रशंसा करता रहेगा, मुझे कोई याद नहीं करेगा। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर। तो इस गॉड ऑफ नेचर की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा, फिर सब कुछ उसको मिल जाएगा, तो मेरे को तो वो भूल जाएगा, मुझसे तो दूर हो जाएगा। सो बोथ शुड लूजर्स भी, तो हम दोनों का ही नुकसान हो जाएगा। ह्यूमैनिटी मुझे भूल जाएगी तो ह्यूमैनिटी का भी लॉस है इसमें, और मेरा भी लॉस है कि मेरे बेटे मुझसे दूर चले जाएंगे, मुझे कभी याद ही नहीं करेंगे। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट 5 लाइन्स ऑफ द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ इट वाज गॉड चॉइस टू नॉट बेस्ट टू रेस्ट ऑन ह्यूमैनिटी। तो इस स्टेंजा में वो बताता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उसने रेस्ट को, ह्यूमैनिटी को बेस्ट नहीं किया, यानी प्रदान नहीं किया। ही न्यू दैट इफ़ ही डिड सो ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी। क्यों, वो जानता था कि अगर मैंने ये चीज़ें दे दी सारी की सारी, तो वो फिर मेरे गिफ्ट्स की ही प्रशंसा करेगा, मेरी प्रशंसा नहीं करेगा, मुझे कभी याद नहीं करेगा। हर्बर्ट स्पीकर थिंक्स दैट गॉड मेड दिस चॉइस बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट ह्यूमन काइंड स्पेंडिंग देयर डेज वर्शिपिंग नेचर। तो हर्बर्ट का स्पीकर ये सोचता है कि गॉड ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ह्यूमन काइंड जो है वो अपना टाइम स्पेंड करे नेचर की वर्शिप करने में, यानी फिर वो नेचर को ही सब कुछ मानने लग जाएगा, मेरी तो उसको याद ही नहीं आएगी। इंस्टेड दे शुड बी अप्रिशिएटिंग द गॉड ऑफ नेचर। तो उसकी बजाय उनको उस नेचर के ही गॉड को याद करना चाहिए। रेस्ट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। रेस्ट ऐसी चीज़ नहीं है कि ह्यूमन लाइफ की इंटीग्रल पार्ट हो। इंटीग्रल होता है अविभाज्य हिस्सा, बहुत ज़रूरी हिस्सा। एंड गॉड मेड एन इन्फॉर्म्ड एट लीस्ट टू हिम चॉइस टू विदहोल्ड इट। तो भगवान ने अपनी चॉइस को ये शो कर दिया कि वो नहीं चाहते कि रेस्ट भी इनको मैं दूँ। स्टेंजा 4 पे आते हैं। यट लेट हिम कीप द रेस्ट। तो ये जो रेस्ट है ये अलग है उस रेस्ट से जो अब तक हम बात कर रहे हैं। ये रेस्ट का मतलब होता है शेष चीज़ें। तो भगवान आगे कहते हैं कि उसको बाकी चीज़ें रखने दो, रेस्ट को छोड़ करके जो बाकी चीज़ें जो मैंने दी हैं, जैसे स्ट्रेंथ दी, ब्यूटी दी, ऑनर दिया, ये सारी चीज़ें उसको रखने दो, रेस्ट रखने दो। बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस।
और वो जो चीज़ें हैं, वो देम का मतलब है वो सारी चीज़ें जो मैंने दी हैं ब्लेसिंग्स, उनको रखने दो, परंतु उसको इस चीज़ के साथ रखेगा वो, रीपाइनिंग रेस्टलेसनेस, यानी एक बेचैनी रहेगी उसके अंदर, वो कभी चैन नहीं प्राप्त करेगा, और चैन के बिना सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तो भगवान कहता है कि बाकी सारी चीज़ें उसको रखने दो, परंतु वो रखेगा इसके साथ, रेस्टलेसनेस के साथ। लेट हिम बी रिच एंड वियरी, दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, येट वियरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। तो ये पूरी लाइन है कि लेट हिम बी रिच एंड वियरी, उसको धनी होने दो, वियरी होने दो, थकने दो उसको, तब देन एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, इफ़ गुडनेस लीड हिम नॉट, अगर उसकी अच्छाई मेरे तक उसको ना खींच के लाए, यानी अपने मन की आवाज़ सुन के अगर वो मेरे पास ना भी आए, येट वियरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, परंतु ये जो थकान है, वियरीनेस का मतलब बेचैनी, जो थकान है, ये ज़रूर उसको मेरी छाती तक लेके आएगी। मेरी छाती तक लेके आने का मतलब है कि मेरे पास लेके आएगी। टॉस का मतलब है झकझोर देना, टॉस का मतलब है पटक के मारना भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मेरे पास लेके आएगी, टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। कौन लेके आएगा? वियरीनेस लेके आएगी। गुडनेस भले ही ना लेके आए उसकी वियरीनेस ज़रूर उसको भगवान के पास लेके आएगी। तो ये फाइनल स्टेंजा था। फाइनल लाइन्स ऑफ द पुले, द स्पीकर फिनिशेस अप गॉड्स रीजनिंग बिहाइंड हिज चॉइस नॉट टू गिव ह्यूमैनिटी ए कंप्लीट लाइफ ऑफ रेस्ट। तो इसमें भी भगवान यही बात हमें बताते हैं कि उसने ये क्यों चुना कि इंसान को रेस्ट नहीं देगा, वो उसको एक ऐसी लाइफ देगा जिसमें रेस्ट नहीं होगा। ही डजेंट वॉन्ट ह्यूमैनिटी टू नेवर रेस्ट, वो नहीं चाहता कि कभी भी ह्यूमैनिटी रेस्ट करे, बट देयर शुड बी ए डिफरेंट पीरियड्स। It is ideal for everyone to rest only until they feel restless. Then they should get back to their lives. तो यह बात आइडियल है हर एक के लिए कि रेस्ट तभी किया जाए जब वो रेस्टलेस फील करे, तब वो अपनी लाइफ की ओर वापस जाए। गॉड बिलीव्स दैट इफ देयर इज weariness in one's everyday life, then that feeling of exhaustion will toss humankind to his breast। तो भगवान को ये लगता है कि आदमी जब रेस्टलेस हो जाएगा, जब आराम से वंचित हो जाएगा, तो फिर वो मुझे याद करेगा। तो भगवान ने जानबूझकर रेस्ट उसको नहीं दिया। These different periods of activity, exhaustion, rest and rejuvenation are just as integral to human existence as are strength and wisdom। तो ये जो एक्टिविटी, एग्जॉशन, रेस्ट और रेजुविनेशन है, ये सारे जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी यानी गतिविधि, एग्जॉशन यानी थकान, रेस्ट यानी आराम और रेजुविनेशन यानी पुनर्जीवन, पुनर्चक्र, तो ये भी इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, यानी ह्यूमन मानवता के अस्तित्व के इंटीग्रल यानी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं स्ट्रेंथ और विजडम के अलावा। It seems that Herbert's God has chosen to add them for a reason that appears entirely selfish through। ऐसा लगता है कि हर्बर्ट का जो गॉड है उसने यह सारी चीज़ें किसी एक खास कारण की वजह से ह्यूमैनिटी को दी है, और वो थोड़ा सेल्फिश भी लगता है गॉड। इट इज़ नॉट क्लियर एट लीस्ट दो दीज फ्यू लाइन्स ऑफ रीजनिंग हाउ वियरनेस हेल्प्स ह्यूमैनिटी असाइड फ्रॉम फोर्सिंग देम क्लोजर टू गॉड। हालांकि यह बात क्लियर नहीं होती कि वियरीनेस किस तरह से ह्यूमैनिटी को गॉड के करीब लाएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद करने के लिए हैं। आप इस पोइम के बारे में जब कोई क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है या कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप ये सारी चीज़ें याद कर सकते हो। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। टाइटल का इम्पोर्टेंस क्या है? टाइटल आपको पता ही है, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड या पुले। पुले भी इसका टाइटल है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि इस तरह का टाइटल क्यों रखा है ये। द टाइटल ऑफ द पोइम द पुले इज़ ए कंसीट। तो ये जो पुले है ये एक कंसीट है। कंसीट क्या होती है? कंसीट होती है एक ऐसी तुलना जो बहुत ही अजीब हो, यानी ऐसी दो चीज़ों की तुलना करना जो आपस में जिनका मैच नहीं हो, या जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पोइट थे जॉर्ज हर्बर्ट और इनकी कंपनी थी जॉन डन, और इनकी मेटाफिजिकल पोइट्स बोलते हैं, तो ये फेमस थे कि ये ऐसी ऐसी चीज़ों की तुलना करते थे, या चीज़ों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते थे जो बहुत ही बेतुके से लगते थे या बहुत ही विद्वतापूर्ण होते थे। तो वो आम इंसान उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी। तो उस चीज़ को हम कंसीट बोलते हैं। वो जो हाई फाई एग्जाम्पल यूज़ करते थे उसको हम कंसीट बोलते हैं। तो ये कंसीट है पुलेवी, दैट कैरीज द थीम ऑफ द पोइम, और ये इस पोइम की थीम को
कैरी करती है। इन पुले फ्रॉम द मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू ऑपरेट इट ए काइंड ऑफ पावर एंड फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू वन एंड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर एंड। तो ये पुले की जो तकनीक है वो बताइए। गिरनी होता है पुले, जो कुओं में यूज़ किया जाता है बाल्टी को निकालने के लिए। तो आपने वो गिरनी देखी होगी, उसके ऊपर रस्सी होती है और रस्सी को हम नीचे की ओर खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर आती है, तो काम आसान हो जाता है हमारा। द फोर्स अप्लाइड मेक्स ए डिफरेंस टू द वेट दैट इज़ बीइंग लिफ्टेड। तो बाल्टी को उठाने में या और किसी भी तरह का भार उठाने में इस पुले का हम यूज़ करते हैं। द रेस्ट दैट गॉड कीप्स विद हिम इज़ द लेवरेज दैट ड्रॉज द मैनकाइंड टुवर्ड गॉड। तो जो रेस्ट है जो गॉड अपने पास रखता है, इस पॉइंट में हमने बात की थी ना कि रेस्ट भगवान देता नहीं है ह्यूमैनिटी को, तो वो लेवरेज है, वो एक लाभ की स्थिति है भगवान के लिए जो मैनकाइंड को भगवान की ओर खींचती है। यानी रेस्ट यहाँ एक पुले का काम कर रहा है। जिस तरह से गिरनी की मदद से बाल्टी जो है वो खींचने वाला अपनी ओर खींच लेता है, तो रेस्ट की मदद से भगवान जो है ह्यूमैनिटी को अपनी ओर खींचेगा, उस पुले की मदद से भगवान अपनी ओर खींचेगा। टू क्वाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर फोर्सफुली कंपेयर्ड हेयर। तो दो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ फोर्सफुली कंपेयर किया गया है, यानी उनके बीच में समानता ना लगते हुए भी उनके बीच में समानता स्थापित करने की कोशिश की गई है। वन फ्रॉम द प्योर फिजिक्स, तो पुले तो एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है, दैट इज़ पुले, एंड द अदर फ्रॉम द प्योर रिलीजन दैट इज़ गॉड। यानी गॉड को समझाने के लिए उसने एक साइंटिफिक चीज़ का यूज़ किया है। द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड गॉड इज़ कंपेयर्ड विद द मेटाफोरिकल पुले। तो गॉड और भगवान के बीच में जो रिलेशन है उसको इस पुले के माध्यम से बताया गया है। मेटाफर भी इसको बोल सकते हैं, पर जो मेटाफर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होता है, साइंटिफिक होता है, उसको हम कंसीट बोल देते हैं। तो ये पुले है, मेटाफोरिकल डिवाइस है एक। टू पुल मैन काइंड बैक टू गॉड, बैक टू इट्स ओरिजिन, गॉड कीप्स मैन अवे फ्रॉम द रेस्ट। तो भगवान ह्यूमैनिटी को रेस्ट से अवे रखता है। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल इन द मेटाफिजिकल कंसीट्स, सो द टाइटल इज़ थीमेटिक। तो ये टाइटल की इंपॉर्टेंस है कि जो द पुले जो टाइटल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक कंसीट है और पुले की मदद से भगवान जो है ह्यूमैनिटी को अपनी ओर खींचता है। अब थोड़ा सा अपने नॉलेज ले लेते हैं मेटाफिजिकल पॉइंट्स का। आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज हर्बर्ट है वो उस कैटेगरी से आता है जिस कैटेगरी को हम बोलते हैं मेटाफिजिकल पॉइंट्स। तो जॉन डन इनके लीडर थे। तो मेटाफिजिकल पॉइंट्स की क्या खास बात थी, थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। पॉइंट्स एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोइट्री इंक्लूड जॉन डन। तो ये जो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको ज़्यादातर मेटाफिजिकल पॉइंट्स माना जाता है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, खासियत क्या थी, वो ये थी। कॉम्प्लिकेटेड मेंटल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, अनयूजुअल एंड समटाइम्स डेलिबरेटली कंट्राइव्ड मेटाफर्स एंड सिमिलीज। यानी मेटाफर और सिमिली इनकी बड़े अनयूजुअल होती थी। जैसे इसमें इसने द पुले का यूज़ किया है भगवान और इंसान के रिश्ते को समझाने के लिए। एंड द आइडिया दैट द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्स आर कनेक्टेड। और फिजिकल और स्पिरिचुअल यूनिवर्स जो है ये कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको बताने के लिए उन्होंने तरह तरह के उदाहरणों का इस्तेमाल किया है। बेसिकली मेटाफिजिकल पॉइंट थे वो लोग थे जो काफ़ी विद्वान लोग थे, और उन्होंने अपनी पोइट्री में विज्ञान की कई बातों को यूज़ किया है, और ऐसे ऐसे अजीब अजीब से उन्होंने उदाहरण दिए, अजीब अजीब सी सिमिली और मेटाफर यूज़ किया कि जिसको आम इंसान उस वक्त का समझ नहीं पाता था, जो पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो फिर इसको इनका एक नया नाम दे दीजिएगा इस तरह की कविताएं लिखने वाले को कि ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। और दूसरी एक और फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री की, दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम मच अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड इज़ इट्स कोलोक्वल स्पीच। यानी ये इसकी विशेषता है, कोलोक्वल स्पीच, यानी बोलचाल की भाषा का यूज़ किया गया है। पोइट्री तो लिखी है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी, दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा का यूज़ किया। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलोक्वल स्पीच। कंसीट मैंने पहले ही आपको बता ही दिया था, ये रिटन में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इस पोएम में जब भी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करो, क्योंकि इसमें कंसीट का यूज़ किया गया है पुले का, तो ये आपको इसके बारे में बताना ज़रूर है। आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या क्या बताते हो, थीम बताते हो, राइम स्कीम बताते हो, स्ट्रक्चर बताते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, और लिटरेरी डिवाइसेस जो उसमें यूज़ होती है वो बताते हो। तो इसमें ये कंसीट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग स्लाइड बनाई है।
कंसीट क्या है? अनयूजुअल और सरप्राइजिंग एनालॉजी। एनालॉजी होती है सिमिलैरिटी, यानी एक अनयूजुअल, असामान्य और हैरान कर देने वाली एनालॉजी होती है। मेटाफर होता है या सिमिली होती है। एक्सटेंडेड मेटाफर होता है इसका, यानी एक मेटाफर जिसका बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनों तक उसका गुणगान होता रहता है, तुलना होती रहती है, तो वो एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। तो सिडक्टिव पोइम द फ्ली है, इसमें ये उदाहरण दिया गया कि फ्ली में किस तरह से कंसीट यूज़ की गई थी। आपको जान के हैरानी होगी। तो उसमें क्या था कि जॉन डन की एक पोइम है द फ्ली, तो वो कहता है कि अपनी प्रेमिका से कहता है कि ये जो फ्ली है, ये जो पिस्सू है, ये एक मच्छर होता है जो काटता है, इसने तुम्हें भी काटा और मुझे भी काटा है, तो इसके अंदर तुम्हारा भी खून और मेरा भी खून है, यानी मेरा और तुम्हारा खून एक हो चुका है इस फ्ली के अंदर, तो अब हम दोनों एक हैं फिर। तो वो इस फ्ली को देख करके जस्टिफाई करता है कि जिस तरह से इस फ्ली ने तुम्हारा भी खून पिया, मेरा भी खून पिया, तो ये फ्ली जो है ये हमारी एकता की मिसाल है। तो बड़ा ही मतलब अब्जर्ड सा लगता है, अजीब सा लगता है कि क्या तुलना की है इसने, बताओ, एकता दिखाने के लिए, या तुम और मैं अब एक ही हैं। फ्ली शेयरिंग ऑफ देयर ब्लड, तो फ्ली जो है उन दोनों का ब्लड शेयर कर रही, तो इन चीज़ों को हम कंसीट बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा द पुले। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई सजेशन हो, तो आपका वेलकम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।